तो एक बार फिर से आप सबों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस 9th क्लास के सेकंड चैप्टर को डिस्क्राइब करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग केयरफुली सुनिएगा, समझिएगा। आई होप कि ये चैप्टर आप लोग के लिए एक अच्छी चैप्टर होगी और आप समझ पाएंगे कि लोकतंत्र क्या है। क्या लोकतंत्र वो है जहाँ पे सिर्फ चुनाव किया जाता है, वो लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र से बोल सकते हैं? तो आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लोकतंत्र है क्या और लोकतंत्र क्यों जरूरी है। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं पहले ही कि चैप्टर में जो यूज़फुल थी वही मैंने लिया है, जो सही थी और जो पढ़ने लायक थी, जो समझने लायक थी, मैंने वही लिया है। जो कहानियां हैं वो मैंने नहीं लिया है। जैसे एक टीचर और बच्चे में जो होती है वो आप बुक में पढ़ लेंगे क्या बात होती है, तो वो सारा कुछ मैंने नहीं किया है। ठीक है, जो ज़रूरत थी मैंने वो सारा कर लिया है। ये फर्स्ट एपिसोड है, मे बी ये 3 एपिसोड तक जा सकता है ये चैप्टर। वैसे पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और ज्योग्राफी में भी 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो डेमोक्रेसी इसका इंग्लिश होता है, ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी यूनानी शब्द है। और यूनानी शब्द डेमोक्रेसी नहीं है, मैंने ऊपर लिख दिया डेमोक्रेसी के सामने यूनानी शब्द। डेमोक्रेसिया जो है ना, डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेसिया से बना है और ये है यूनानी शब्द। ठीक, देखिए ये 2 वर्डों से बना है। डेमोस जो क्रेसिया। डेमोस मतलब है लोग, क्रेसिया मतलब है शासन, या जहां पे लोगों का शासन। इसका ये मतलब नहीं है कि सत्ता में हम और आप बैठेंगे। सत्ता में हमारा चुने गए लोग बैठेंगे, वो हुआ लोगों का शासन। ठीक है, तो इसमें 2 टीचर और बच्चे में जो बात होती है उसमें लास्ट में कंक्लूजन निकलता है। टीचर बताते हैं कि हमें परिभाषा की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, जब हम लोग कोई शब्द का उपयोग सही तरीके से, सही मैनर से नहीं कर पाते हैं, उसमें परेशानियां आती है, तो हम लोग एक उसको तुलना करने के लिए एक परिभाषा का निर्माण करते हैं। इसीलिए क्योंकि बहुत सारे कंट्री खुद को लोकतंत्र बोलती है। क्या सच में वो लोकतंत्र है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे कंट्री लोकतंत्र बोलती है बट वहां पे अभी भी पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, देखेंगे इसमें किस तरह मैक्सिको में चुनाव होती है फिर भी लोकतंत्र नहीं है। देखेंगे किस तरह कि चीन में चुनाव होती है, सांसद भी चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। क्या वो लोकतंत्र है? बिल्कुल नहीं। किस तरह नहीं, वो आगे हम लोग देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें परिभाषा की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हमें उस शब्द के उपयोग में परेशानी हो या उनके साथ किसी दूसरे शब्द के साथ तुलना करनी हो। ठीक है, तो हमें क्यों परिभाषा की जरूरत पड़ती है आप समझ गए होंगे। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी शब्द का प्रयोग करने में परेशानियां होती है या किसी और शब्दों से अगर तुलना करते हैं, तब हमें परिभाषा की जरूरत पड़ती है। सो आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो आगे जाएंगे, और भी इंटरेस्टिंग है आगे। और एक सरल परिभाषा निकला है, वो है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? बाय द पीपल, यानी लोगों द्वारा होता है। तो जैसे हम लोग करते हैं एमपी और एमएलए का चुनाव, वो हुआ बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुनाव। ये डायरेक्ट हम लोग चुनते हैं किसको? अपने प्रतिनिधि को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। तो ये लोकतंत्र का एक स्वरूप है। लेकिन बहुत सारी कंट्री में, अब ये समझो, बहुत सारी कंट्री में चुनाव होती है लेकिन उनके पास एक पार्टी के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या ये लोकतंत्र है?
आप सोचो कहीं पे बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जहां स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप को दबाव दिया जाता है कि आप इसी पार्टी को दें, इसको मत दें, इसको मत दें। क्या ये लोकतंत्र है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे यही सब हमको पढ़ना है, ठीक है। और ज्यों ज्यों हम लोग आगे पढ़ेंगे ये विशेषताएं, लोकतंत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए वो हम लोग की क्लियर होते जाएगी। ये मैंने ऐसे ही तीन लिख दिए हैं, लेकिन रियल में विशेषताएं आपको आगे दिखेगी। क्या विशेषता होना चाहिए, हर एक कहानी पढ़ते जाएंगे, विशेषता दिखते जाएगी, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने बताए थे कि उन्होंने एक लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए जाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। ये मैंने जब 9th में था मैं तभी याद किया था और अभी तक मुझे याद था। तो आप लोग भी इसको याद कर लेंगे। पूछ सकता है एग्जाम में अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा दी, तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाई जाने वाली शासन को ही, व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं। तो चलते हैं फिर आगे कहानी पढ़ते हैं। थोड़ा पाकिस्तान की कहानी है, उसको समझेंगे। फिर चीन की कहानी है, फिर मैक्सिको की कहानी है। तो जो कहानी पढ़ेंगे हम लोग को लोकतंत्र की विशेषता पता चलती जाएगी, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि 1999 में जनरल मुशर्रफ ने सैनिक तख्तापलट कर दी। तो आता है ये तख्तापलट क्या होता है। मैंने ऑलरेडी 3 से 4 बार पिछले एपिसोड यानी फर्स्ट चैप्टर में बता दिया है तख्तापलट क्या होता है। तख्तापलट ये होता है कि सत्ता में बैठी जो सरकार है उसको गैर कानूनी तरीके से उखाड़ फेंकना, ठीक है, इसे तख्तापलट कहते हैं, ठीक है। अगस्त 2002 में इन्होंने क्या करा, पाकिस्तान के जो संविधान थे उनमें चेंजिंग करा। किसके मुताबिक? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के मुताबिक, ठीक है। इस ऑर्डर के अनुसार इन्होंने क्या क्या चेंज करी वो देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। और इनके पीछे ये फ्रेमवर्क के इनके पीछे लोभ था कि हम खुद को राष्ट्रपति बना लेंगे तो हम कभी भी किसी को भी भंग खत्म कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने बाद में अपने आप को, इससे पहले इन फ्रेमवर्कों से पहले इन्होंने अपने आप को 2002 में ही एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल बढ़ा लिया और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और इन्होंने फिर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी करके पाकिस्तान के संविधान में बदला। वो बदलाव क्या हुआ कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकते हैं। इन्होंने पूरे ही पाकिस्तान को अपने अंडर ले लिया कि जब मन जो होगा हम करेंगे। आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसमें ज्यादातर सदस्य फौजी रहते हैं। आप देख सकते हैं मंत्रिपरिषद है, उनके कामकाज भी हो रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी में भी हो रही है, लेकिन अधिकतर सदस्य कहाँ के होते हैं? आपको फौजी अधिकारी होते हैं। वहां पे नियंत्रण देखते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में किस तरह आपको फौजी, किस तरह सैनिक का शासन था। चलते हैं फिर आगे। फर्स्ट, उपयुक्त सभी कारणों से जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनका सर्वोच्च सत्ता कहाँ थी? सेना के अधिकारी में। आप देखे होंगे संसद में भी उनके अधिकारी थे, सुरक्षा परिषद में उनके अधिकारी थे, खुद को अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिए। तो ये लोकतंत्र का एक हिस्सा नहीं है, इसे लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। अगेन यहां पर लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया था, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि का वास्तविक नहीं है। चुने प्रतिनिधि वास्तविक नहीं है, वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। जिस तरह हम लोगों ने जिस प्रतिनिधि को चुना उनको फैसला लेना चाहिए। लोकतंत्र की ये विशेषता है कि हम जिनको चुने, लोगों का शासन का मतलब है कि हम जिस रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किए हैं उनको हम उनके द्वारा ही जो कानून नियम अंतिम फैसले होंगे वही लेंगे। लेकिन यहाँ
कुछ अलग देखने को मिल रहा है कि जो भी हमने प्रतिनिधि को चुना था वो लास्ट फैसला नहीं ले पा रहे हैं। वो कौन ले रहा है? सैनिक ले पा रहा है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, अंतिम फैसला सैनिक अधिकारियों और मुशर्रफ के हाथ में है नहीं था। और यहां से इस घटना से पहली विशेषता निकलती है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। लोकतंत्र की पहली विशेषता यह होना चाहिए कि जो भी निर्णय ली जा रही है उसका जो निर्णय लेने का अधिकार हमारे द्वारा, हमारे आम लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होनी चाहिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं चीन के बारे में। आपको पढ़ना होगा, चीन के सांसद को बोलते हैं कुबांगुओ रेमामिन दाबियो दिहाउई। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है, ठीक है, आपके बुक में है, आप देख लेंगे उनके सांसद जो पार्लियामेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं। चीन के सांसद के लिए प्रति 5 वर्ष में नियमित चुनाव होते हैं। आप देखेंगे यहाँ चुनाव हो रहा है, लेकिन आप आगे जाने के बाद साबित हो जाएगी कि ये लोकतंत्र नहीं है। चुनाव होने का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे लोकतंत्र पूर्णतः स्थापित है। चीन में तो प्रतिवर्ष क्या हो रहा है? 5 वर्षों में, प्रति 5 वर्ष में नियमित रूप से चुनाव हो रहे हैं, जैसे हम लोग कहते हैं। इस सांसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। वहां नहीं था, पाकिस्तान में अंतिम फैसला भी नहीं था, उन्होंने मुशर्रफ ने खुद को राष्ट्रपति कर दिया। लेकिन हम लोग जिस यहाँ पे क्या हुआ, 5 वर्ष में चुनाव हुआ, जो प्रतिनिधि हुए वो राष्ट्रपति चुनाव किए। चलो यहाँ तक ठीक है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। आपके बुक में ओनली 3 लिखा होगा, वो मिस्टेक से लिखा होगा, लेकिन 3000 होगा। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। देखो यहाँ भी अब सेना की हस्तक्षेप आ रही है। चलते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं। चीन कम्युनिस्ट पार्टी से सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से पहले मंजूरी लेनी पड़ती है। अब देखो कोई भी पार्टी लड़ेगी वो किससे परमिशन लेना पड़ता है? कम्युनिस्ट से। ये भी एक पार्टी है, और अदर जो कोई पार्टी बनेगा इस पार्टी से क्यों लेगा भाई? और ये पार्टी उसी को देती थी उम्मीदवार बनने को जो इनके छोटे छोटे नेतृत्व में खड़ा होते थे। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा सरकार कम्युनिस्ट सरकार रही है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ की जनता के पास और अदर कोई चॉइस नहीं थी। तो क्या हम इसको डेमोक्रेसी बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो मजबूर होके किसको देते? कम्युनिस्ट को ही देते, क्योंकि इनके जो भी पार्टी थी, छोटी हो बड़ी पार्टी, छोटी स्तर पे बड़ी पार्टी पे, ये सारे कम्युनिस्ट पार्टी थे। इसीलिए यहाँ पे जनता के पास मोर देन वन ऑप्शन था ही नहीं जो वो चूज करते किसी और को। तो इसको हम लोकतंत्र नहीं बोलेंगे। अब थोड़ा मैक्सिको के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यहां से दूसरी विशेषता आएगी। क्या होना चाहिए लोकतंत्र की दूसरी विशेषता? चलते हैं देखते हैं। 1930 में आजादी के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव करवाया। देखो यहाँ भी चुनाव हो रहा है, वहां भी चुनाव हुए थे, कहाँ? चीन में। लेकिन वो लोकतंत्र नहीं थे, क्योंकि वहां पे लोगों का एक पार्टी का ही ओनली प्रभुत्व था, लोग के पास और ऑप्शन ही नहीं थी। नेक्स्ट, देश में कभी भी फौजी शासन नहीं हुआ, तानाशाही नहीं हुआ। फिर भी सोचो, ये तानाशाही नहीं हुआ, फौजी शासन है, फिर भी ये लोकतंत्र बोलता है खुद को, लेकिन ये लोकतंत्र पूर्णता नहीं है। ठीक है, लेकिन 2000 ईस्वी तक हर चुनाव में PRI एक पार्टी है। ठीक है, पार्टी को ही जीत मिली है। PRI एक पार्टी है मैक्सिको में। 2000 तक इनकी चुनाव में जीत हुई है एक। ठीक है, चुनाव तो होती है, लेकिन PR पार्टी ने तरह तरह के हथकंडे अपना के हर साल में जीत हासिल करती है। देखेंगे किस तरह, कौन सा हथकंडे अपनाते। इन्होंने क्या करा, अपने स्कूल, वहाँ के जितने स्कूल है सबसे कांटेक्ट कर ली। ठीक है, और सारे स्कूल के अध्यापकों से कहा कि हमारी पार्टियों की जिताएं, इतना रुपया, इतना कुछ भी, ये आपको कर देंगे, वो कर देंगे। तो इन्होंने, अध्यापक ने क्या शुरू कर दिया, अपने छात्राओं के माता पिता पे दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया, और PRI को वोट देने के लिए ही कहा, ओनली PR को वोट दो, हम बच्चे को पढ़ाएंगे, फीस कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या आप इसको कह सकते हैं ये निष्पक्ष चुनाव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जनता के पास खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र का निष्पक्ष चुनाव है? बिल्कुल नहीं है। देख सकते हैं आप, चुनाव हो रहा है, लेकिन
पूर्णतः लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र की दूसरी विशेषता पे हम लोग आते हैं। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। आप मानते हैं कि जैसे हम लोग किसी भी, बहुत सारी पार्टी होती हैं, उनमें से हम किसी को चुनाव दे सकते हैं। क्या आपके स्कूल में बुलाता है बच्चों अपने माता पिता को बुलाओ और बोलो इसी पार्टी को देने? बिल्कुल नहीं। और यहां तक कि हम लोग तो आवाज ही उठाते हैं, वहां पे तो और कुछ नहीं होता। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरी विशेषता क्या है। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि सत्ता में बैठे लोग के लिए जीत हार का समान अवसर हो। अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, अगर सारे स्कूल संस्थाओं कॉलेज मेडिकल सारे बोलने लगे इसी पार्टी के दो, क्या वो निष्पक्ष नहीं होगी? वो बिल्कुल नहीं निष्पक्ष होगी। और जितने भी सत्ता में हैं उनके लिए 99% और 1% का फासला रह जाएगा। और अगर निष्पक्ष चुनाव हुई तो वो 50-50 होगी, समान होगी, सामान्य अवसर मिलेंगे सारी पार्टियों को। इसीलिए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए, जिस तरह हम लोग अभी हमारे इंडिया में करते हैं। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे और अपनी नोट्स में कर लेंगे, ठीक है। फिर से नेक्स्ट एपिसोड आपको कल मिल जाएगा और ज्योग्राफी का एपिसोड भी आज मे बी लास्ट इवनिंग तक मे बी दे दूं। वैसे आज 12th वाले का पॉलिटिकल साइंस दूंगा। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे और लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी चाहे कि लॉकडाउन में कुछ ऐसे चैनल हैं जो स्टार्टिंग करें हैं ओनली लॉकडाउन के लिए। तो आई होप आप लोग को ये फायदामंद हो रही होगी। तो आप लोग घर रहें, सुरक्षित रहें, घर पे ही रहें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।